नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो हाथ, पैर, आंखें और शरीर का संतुलन ये सब एक साथ कैसे काम करते हैं? बिल्कुल। या जैसे कोई तेज आवाज होती है तो हम एकदम से चौंक क्यों जाते हैं। हाँ, वो वाला रिएक्शन तो बहुत कॉमन है। तो ये सब हमारे शरीर के अंदर चल रहे एक बड़े ही शानदार सिस्टम की वजह से होता है। नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज हम इसी सिस्टम की बारीकियों को समझने वाले हैं। हमारा लक्ष्य है ये जानना कि हमारा शरीर बाहरी दुनिया की हलचलों, जिन्हें विज्ञान की भाषा में स्टिमुलाई या उद्दीपन कहते हैं, हाँ, उद्दीपन। उन पर प्रतिक्रिया कैसे देता है। और इस पूरी कहानी का हीरो है हमारा तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। बिल्कुल। तो तैयार है इस दिमागी और शारीरिक तालमेल के सफर पर? ठीक है, चलिए बात करते हैं। बिल्कुल। और सबसे पहले ये सवाल उठाना लाजमी है कि आखिर इस नियंत्रण और समन्वय की जरूरत ही क्या है। हाँ, सही बात है। क्यों चाहिए ये सब? सोचिए, हम जैसे जटिल जीव जिनके शरीर में अरबों कोशिकाएं हैं, ढेरों अंग हैं, अगर उनमें तालमेल ना हो तो क्या होगा? कुछ भी ठीक से काम नहीं करेगा। गड़बड़ हो जाएगी पूरी। बिल्कुल। हमारा पर्यावरण लगातार बदलता रहता है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी कोई खतरा। इन बदलावों के हिसाब से ढलने और सही समय पर सही प्रतिक्रिया देने के लिए शरीर के सभी हिस्सों का मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। यही है समन्वय। अच्छा। और ये महत्वपूर्ण काम मुख्य रूप से दो सिस्टम संभालते हैं। एक है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, जो तेज संकेतों के जरिए काम करता है। बिजली की तरह तेज? हाँ, लगभग वैसा ही। और दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, जो हार्मोन्स के जरिए, वो थोड़ा धीमा लेकिन लंबे समय तक असर डालने वाला नियंत्रण रखता है। हार्मोन्स वाला। ठीक है। पर आज हम खासतौर पर तंत्रिका तंत्र पर ही ध्यान देंगे। तो ये तंत्रिका तंत्र आखिर बना किस चीज से है? मतलब इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? इसकी बुनियाद है एक खास तरह का ऊतक, जिसे तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू कहते हैं। ओके। और इस ऊतक की बिल्डिंग ब्लॉक है एक विशेष कोशिका, तंत्रिका कोशिका, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन? हाँ, नाम सुना है। हाँ, ये कोशिकाएं ही सूचनाओं को लाने ले जाने का काम करती हैं। अगर आप इसे देखें, ये कुछ कुछ तारें जैसी दिखती हैं। तारे जैसी? हाँ, बीच में एक मुख्य हिस्सा होता है, कोशिका का या सेल बॉडी, और उससे कई पतले पतले धागे जैसे रेशे निकले होते हैं। अच्छा, तारे जैसी कोशिका, दिलचस्प। और ये रेशे क्या काम करते हैं? इन रेशों के दो मुख्य प्रकार हैं। कुछ छोटे रेशे होते हैं जिन्हें डेंड्राइट या द्रुमिका कहते हैं। डेंड्राइट? हाँ, ये एंटीना की तरह काम करते हैं, यानी दूसरी कोशिकाओं से आने वाले संकेतों को पकड़ते हैं। अच्छा, सिग्नल पकड़ने के लिए। बिल्कुल। फिर एक लंबा रेशा होता है जिसे एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष कहते हैं। एक्सॉन? ये पकड़े गए संकेत को कोशिकाकाय से दूर अगली कोशिका तक ले जाने का काम करता है। तो डेंड्राइट सूचना लेते हैं, कोशिकाकाय उसे प्रोसेस करता है और एक्सॉन उसे आगे भेज देता है। समझ गई। डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन। तो ये सूचना या संकेत किस रूप में आगे बढ़ते हैं? आपने बिजली की रफ्तार का जिक्र किया था। बिल्कुल सही पकड़ा। ये सूचनाएं विद्युत आवेगों यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के रूप में चलती हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स? हाँ, जैसे बिजली के तार में करंट बहता है, कुछ वैसा ही समझ लीजिए, लेकिन ये जैविक करंट है। जब न्यूरॉन को कोई संकेत मिलता है तो उसकी झिल्ली, मेम्ब्रेन में आयनों का संतुलन बदलता है। आयंस का? हाँ, आयंस का। उससे एक छोटा सा विद्युत चार्ज पैदा होता है। यही चार्ज लहर की तरह एक्सॉन पर आगे बढ़ता जाता है। ये बहुत तेज प्रक्रिया है, मतलब शरीर के एक कोने से दूसरे कोने तक संदेश पलक झपकते पहुंच सकता है। कमाल है। लेकिन शरीर को ये बाहरी संकेत, ये सूचनाएं मिलती कहाँ से हैं? जैसे हमें कैसे पता चलता है कि चाय गर्म है या आइसक्रीम ठंडी? इसके लिए हमारे शरीर में खास जासूस तैनात हैं। जासूस? कौन है ये? ये हैं हमारी ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स, आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा। अच्छा, हाँ, सेंस ऑर्गन्स। इन ज्ञानेंद्रियों में विशेष कोशिकाएं या कोशिकाओं के समूह होते हैं जिन्हें ग्राही या रिसेप्टर्स कहते हैं। रिसेप्टर्स? हाँ, ये ग्राही अपने आसपास के माहौल में होने वाले बदलावों को पहचानने के लिए ही बने होते हैं। अच्छा, तो अलग-अलग तरह की जानकारी के लिए अलग-अलग जासूस, मतलब अलग-अलग रिसेप्टर्स? बिल्कुल। ये ग्राही बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं। नाक में होते हैं घ्राणग्राही, जो हवा में मौजूद केमिकल्स को पहचान कर हमें गंध का एहसास कराते हैं। स्मेल वाले? हाँ,
जीभ पर होते हैं रस संवेदीग्राही गुस्टेटरी रिसेप्टर्स, जो भोजन में घुले केमिकल से स्वाद का पता लगाते हैं। मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा। टेस्ट बड्स जैसे। बिल्कुल। आंखों के रेटिना में होते हैं प्रकाशग्राही फोटो रिसेप्टर्स, जो रोशनी के प्रति संवेदनशील होते हैं और हमें देखने में मदद करते हैं। देखने के लिए। कान के अंदरूनी हिस्से में होते हैं श्रवणग्राही ऑडिटरी रिसेप्टर्स, जो हवा में ध्वनि तरंगों से होने वाले कंपन को पकड़ते हैं। सुनने वाले। हाँ, और हमारी त्वचा तो रिसेप्टर्स का खजाना है। इसमें तापग्राही होते हैं, जो तापमान बताते हैं, गर्म या ठंडा। हाँ, त्वचा से तो बहुत कुछ पता चलता है। सही। स्पर्शग्राही होते हैं, जो दबाव या टच महसूस कराते हैं, और दर्द के ग्राही भी होते हैं, जो हमें चोट या नुकसान से आगाह करते हैं। अच्छा, तो ये मजेदार है। तो ये ग्राही सिर्फ जानकारी पकड़ते हैं या कुछ और भी करते हैं? आपने कहा था कि सूचना विद्युत आवेग में बदलती है। हाँ, यहीं पर असली जादू होता है। ग्राही का काम सिर्फ सिग्नल पकड़ना नहीं है, बल्कि उसे नर्वस सिस्टम की भाषा में बदलना भी है। वो बदलना कैसे? स्रोत के मुताबिक जब ग्राही किसी उद्दीपन को महसूस करता है, जैसे प्रकाश, ध्वनि या कोई केमिकल, तो उसके सिरे पर एक रासायनिक क्रिया, केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाती है। ओके, केमिकल रिएक्शन। इस क्रिया की वजह से वो बाहरी सिग्नल एक विद्युत आवेग, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदल जाता है। ये एक तरह का ट्रांसलेशन है, जैसे आप एक भाषा के संदेश को दूसरी भाषा में बदल रहे हों। अच्छा, मतलब केमिकल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन गया। हाँ, यही विद्युत आवेग फिर न्यूरॉन के जरिए आगे बढ़ता है। अच्छा, तो ग्राही ने सिग्नल पकड़ा, उसे बिजली के करंट जैसा बना दिया। अब ये करंट आगे कैसे बढ़ता है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक का सफर कैसे होता है? इसका एक तय रास्ता है। विद्युत आवेग ग्राही से निकलकर सबसे पहले पास वाले संवेदी न्यूरॉन यानी सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में जाता है। फिर ये कोशिका काय से गुजरता हुआ एक्सॉन तक पहुंचता है। एक्सॉन के अंतिम सिरे पर आकर ये आवेग अगले पड़ाव के लिए तैयार होता है। अगला पड़ाव मतलब न्यूरॉन्स एक दूसरे से एकदम चिपके हुए नहीं होते? नहीं, सीधे तौर पर नहीं। दो न्यूरॉन्स के बीच या एक न्यूरॉन और एक मांसपेशी कोशिका के बीच एक बहुत ही छोटा सा खाली स्थान होता है। गैप होता है। हाँ, एक गैप, जिसे सिनैप्स या अंतःग्रथन कहते हैं। ये एक जंक्शन पॉइंट जैसा है। यहाँ पर कहानी थोड़ी बदल जाती है। कैसे बदलती है? जब विद्युत आवेग एक्सॉन के अंतिम सिरे तक पहुंचता है, तो वो वहां कुछ खास रसायन, केमिकल्स छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। इन रसायनों को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर, ये नाम सुना हुआ लगता है, काफी इंपॉर्टेंट लगते हैं ये। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण अणु हैं। ये रसायन उस सिनेप्टिक गैप को तैरकर पार करते हैं। उस खाली जगह को? हाँ, उस गैप को पार करके अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट पर मौजूद खास रिसेप्टर से जुड़ जाते हैं। ताला चाबी जैसा सिस्टम समझ लीजिए। अच्छा। इस जुड़ाव से अगले न्यूरॉन में फिर से एक विद्युत आवेग पैदा हो जाता है और सूचना का सफर जारी रहता है। मतलब इलेक्ट्रिकल से केमिकल, फिर वापस इलेक्ट्रिकल। बिल्कुल। या फिर अगर अगला पड़ाव कोई मांसपेशी कोशिका है यानी मसल सेल, या कोई ग्रंथि यानी ग्लैंड है, हाँ, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर उन्हें सीधे उत्तेजित करते हैं, जिससे मांसपेशी से घुड़ती है या ग्रंथि अपना स्राव छोड़ती है। इसीलिए मांसपेशियों और ग्रंथियों को कार्यकर अंग या इफेक्टर्स कहा जाता है, क्योंकि ये आदेश मिलने पर कार्य करते हैं, इफेक्ट दिखाते हैं। वाह, मतलब ये पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स का एक मिला जुला खेल है। और आपने पहले 3 तरह के न्यूरॉन्स का जिक्र किया था शायद। बिल्कुल। मोटे तौर पर हम न्यूरॉन्स को उनके काम के आधार पर बांट सकते हैं। हाँ। पहला, संवेदी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन्स। ये ग्राही से सूचना लेकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं। सीएनएस में हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। दूसरा, प्रतिसारण न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन्स। यस। ये सीएनएस के अंदर ही पाए जाते हैं और संवेदी तथा प्रेरक न्यूरॉन्स के बीच पुल का काम करते हैं, सूचनाओं को प्रोसेस करने में मदद करते हैं। बीच वाले। हाँ। और तीसरा, प्रेरक न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन्स। ये सीएनएस से आदेश लेकर कार्यकर अंगों मतलब मांसपेशियों या ग्रंथियों तक पहुंचाते हैं, ताकि प्रतिक्रिया हो सके। तो सेंसरी लाया, इंटरन्यूरॉन ने प्रोसेस किया, मोटर ले गया। समझ गई। बिल्कुल। अब एक ऐसे अनुभव पर आते हैं जो हम सबने महसूस किया होगा, प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। हाँ, बिल्कुल। जैसे किसी नुकीली चीज पर पैर पड़ते ही या गर्म तवे को छूते ही हम बिजली की तेजी से अपना अंग पीछे खींच लेते हैं। इसमें तो सोचने का भी वक्त नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? ये हमारे शरीर का एक शानदार सुरक्षा तंत्र है।
सेफ्टी मैकेनिज्म। सेफ्टी के लिए। हाँ, प्रतिवर्ती क्रियाएं बहुत तेज, अचानक होने वाली और बिना सोची समझी प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो हमें संभावित खतरे या नुकसान से बचाने के लिए ही बनी हैं। अगर हर बार गर्म चीज छूने पर हमें पहले सोचना पड़े, अरे ये गर्म है। हाँ, हाथ जल सकता है, मुझे हाथ हटाना चाहिए, तो तब तक काफी देर हो चुकी होगी और नुकसान हो जाएगा। सही बात है, जल जाएगा हाथ। इसलिए शरीर ने एक शॉर्टकट विकसित किया है। शॉर्टकट, ये दिलचस्प है। ये शॉर्टकट कैसे काम करता है? इस शॉर्टकट का एक पूरा सर्किट होता है, जिसे प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स आर्क। हाँ, चलिए गरम तवे वाले उदाहरण से समझते हैं। हाँ बताइए। पहला ग्राही, रिसेप्टर, आपकी त्वचा में मौजूद तापग्राही और दर्दग्राही गर्मी और जलन को महसूस करते हैं और तुरंत एक विद्युत आवेग पैदा करते हैं। ओके। दूसरा, संवेदी न्यूरॉन। ये आवेग संवेदी न्यूरॉन के जरिए तेजी से मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है। स्पाइनल कॉर्ड तक, ब्रेन तक नहीं? अभी नहीं। तीसरा, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। यहां पर यह आवेग सीधा या कभी-कभी एक छोटे इंटरन्यूरॉन के जरिए प्रेरक न्यूरॉन को पास कर दिया जाता है। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड ने ही पास कर दिया। हाँ। चौथा, प्रेरक न्यूरॉन। प्रेरक न्यूरॉन तुरंत मेरुरज्जु से आदेश लेकर हाथ की मांसपेशियों यानी कार्यकर अंग तक पहुंचता है। मसल तक। और पांचवा, कार्यकर अंग, इफेक्टर। मांसपेशियों को सिकुड़ने का संदेश मिलता है और आपका हाथ झटके से पीछे हट जाता है। और ये सब सेकंड के भी छोटे हिस्से में हो जाता है। बिल्कुल। यहाँ आकर्षक बात यह है कि निर्णय लेने का काम मेरुरज्जु ने ही कर दिया, स्पाइनल कॉर्ड ने। ब्रेन ने नहीं? सूचना मस्तिष्क तक भी भेजी जाती है, लेकिन वो बाद में पहुंचती है, जब तक आप हाथ हटा चुके होते हैं। इसीलिए आपको बाद में एहसास होता है कि ओ गर्म था। हाँ हाँ बिल्कुल, पहले हाथ हटता है फिर पता चलता है। मेरुरज्जु का ये तुरंत फैसला लेने की क्षमता हमें गंभीर चोटों से बचाती है। ये विकास का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे शरीर ने अपनी सुरक्षा के लिए एक तेज प्रतिक्रिया प्रणाली बनाई है। स्रोत में ये भी उल्लेख है कि मेरुरज्जु असल में इन सभी तंत्रिकाओं का एक बंडल है जो रीढ़ की हड्डी के अंदर सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर मेरुरज्जु खुद ही फैसले ले सकती है तो फिर मस्तिष्क तक सूचना भेजने की जरूरत ही क्या पड़ती है? और हमारी सारी क्रियाएं तो इतनी तेज नहीं होती। जैसे मुझे अगर ये पेन उठाना है तो ये कोई रिफ्लेक्स तो नहीं है। बहुत बढ़िया सवाल। देखिए, प्रतिवर्ती क्रियाएं जीवन बचाने वाले शॉर्टकट्स हैं, इमरजेंसी वाले। लेकिन हमारे ज्यादातर काम सोच समझ कर होते हैं। हाँ, जैसे चलना, बोलना। बिल्कुल। चलना, बोलना, पढ़ना, लिखना, कोई वाद्य यंत्र बजाना, ये सब ऐच्छिक क्रियाएं हैं। वॉलंटरी एक्शंस। हाँ। अपनी मर्जी से होने वाली। हाँ, इनमें हमें सोचना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है, और यहीं पर हमारे शरीर के सबसे जटिल और शक्तिशाली अंग मस्तिष्क यानी ब्रेन की भूमिका आती है। अच्छा, अब आया ब्रेन का रोल। हाँ, मस्तिष्क सिर्फ सूचना प्राप्त नहीं करता, बल्कि उसे समझता है, पुरानी यादों से मिलाता है, विश्लेषण करता है और फिर निर्णय लेता है कि क्या और कैसे करना है। तो मस्तिष्क हमारा सेंट्रल कंट्रोल रूम है। ये सूचनाओं को प्रोसेस करके आदेश जारी करता है। तो ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर बनाते हैं केंद्रीय तंत्र का तंत्र, CNS। सही। लेकिन शरीर के बाकी हिस्सों तक संदेश कैसे पहुंचते हैं? हाथों तक, पैरों तक? यहीं पर आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या PNS। हाँ, इसमें वो सारी तंत्रिकाएं, नर्व्स शामिल होती हैं जो CANS यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर शरीर के बाकी हिस्सों, अंगों, मांसपेशियों, त्वचा तक जाती हैं और वहां से सूचनाएं वापस CNS तक लाती हैं। अच्छा, मतलब ये आने जाने वाली तारें हैं? हाँ, एक तरह से CNS और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच कम्युनिकेशन हाईवे का नेटवर्क है ये। जो तंत्रिकाएं सीधे मस्तिष्क से निकलती हैं उन्हें कपाल तंत्रिकाएं या क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। क्रेनियल नर्व्स। ये ज्यादातर सिर और गर्दन के हिस्से को नियंत्रित करती हैं, और जो मेरुरज्जु से निकलती हैं उन्हें मेरु तंत्रिकाएं या स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। स्पाइनल नर्व्स। ये बाकी शरीर को नियंत्रित करती हैं। तो सब कुछ जुड़ा हुआ है। CNS कंट्रोल सेंटर है और PNS संदेश लाने ले जाने वाला नेटवर्क। अब आखिरी सवाल, जब CNS से आदेश प्रेरक न्यूरॉन के जरिए मांसपेशी तक पहुंचता है तो असल में होता क्या है जिससे मांसपेशी हिलती है? मतलब वो सिग्नल हरकत में कैसे बदलता है? जब मोटर न्यूरॉन से आने वाला नर्व इम्पल्स मांसपेशी कोशिका की सतह तक पहुंचता है तो वो न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ता है। वही केमिकल मैसेंजर। हाँ, ये न्यूरोट्रांसमीटर मांसपेशी कोशिका की झिल्ली पर खास रिसेप्टर से जुड़ते हैं और कोशिका के अंदर केमिकल बदलावों की एक चेन रिएक्शन शुरू कर देते हैं। ओके। इन बदलावों के कारण
जैसा कि स्रोत बताता है, मांसपेशी कोशिका के अंदर मौजूद विशेष प्रकार के प्रोटीन्स। हाँ, स्पेशल प्रोटीन्स, एक्टिन और मायोसिन नाम के, वो अपनी आकृति और व्यवस्था बदलते हैं, अपनी शेप बदल लेते हैं। हाँ, वो एक दूसरे पर फिसलते हैं, जिससे पूरी मांसपेशी कोशिका छोटी हो जाती है, यानी सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। अच्छा। जब हजारों लाखों मांसपेशी कोशिकाएं एक साथ सिकुड़ती हैं, तो पूरी मांसपेशी में खिंचाव पैदा होता है और उससे जुड़ी हड्डी हिलती है, जिससे मूवमेंट या गति उत्पन्न होती है। कमाल की इंजीनियरिंग है हमारे शरीर की। बिल्कुल। तो चलिए आज की इस बातचीत को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे हमारा जटिल तंत्रिका तंत्र, जिसमें अरबों न्यूरॉन्स, हमारा अद्भुत मस्तिष्क, तेज तर्रार मेरुरज्जु और पूरे शरीर में फैला तंत्रिकाओं का जाल शामिल है। हाँ, ये पूरा नेटवर्क बाहरी दुनिया से संकेत लेता है, ग्राहियों के जरिए उन्हें इलेक्ट्रिकल और केमिकल आवेगों में बदलकर प्रोसेस करता है सीएनएस में, और फिर हमारी मांसपेशियों और ग्रंथियों को सटीक निर्देश भेजकर प्रतिक्रिया देता है। बिल्कुल सही। हमने समझा कि कैसे प्रतिवर्ती क्रियाएं हमें तुरंत खतरे से बचाती हैं और कैसे मस्तिष्क सोचने, समझने, सीखने और हमारी ज्यादातर गतिविधियों को नियंत्रित करने का अविश्वसनीय काम करता है। ये सब मिलकर हमारे शरीर को चलाता है और पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाता है। और ये तालमेल ही जीवन का आधार है। हर पल, हर सांस के साथ ये सिस्टम बिना रुके काम कर रहा है, ताकि हम प्रभावी ढंग से जी सकें। इसकी जटिलता और कुशलता वाकई हैरान करने वाली है। आज इस ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी मजा आया। उम्मीद है कि नियंत्रण और समन्वय की ये दुनिया आपको भी उतनी ही आकर्षक लगी होगी जितनी हमें लगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।